नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज 2024 प्रीलिम्स के लिए। और इस क्रम में आप लोगों को पता है कि हम लोग वो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए है लेकर के आ रहे हैं, जिसमें स्कीम्स की सीरीज आ चुकी है और अभी हमारा विधेयक का सीरीज चल रहा है। आज विधेयक का अंतिम है, 2 पार्ट में विधेयक कवर हो गया है। कल पार्ट 1 आया था, आज पार्ट 2 है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इस सीरीज में, रैपिड रिवीजन सीरीज में आ रही हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम इस बार के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसकी सीरीज आएगी। तो चलिए शुरू करें। इसी क्रम में हमारा जो आज का है रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 महत्वपूर्ण विधेयक पार्ट 2। तो क्या आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट विधेयक हैं? तो आज अगर हम बात करें तो आज हमारा जो पहला और इंपॉर्टेंट विधेयक है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इंपॉर्टेंट है ये, खास तौर से वन के बारे में क्या क्या चीजें, क्या चेंज हुए हैं, क्या ये, और इसमें हम लोग केवल उन खास बातों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली अगर बात करें तो ये क्या है कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक आया है 2023 में लोकसभा के द्वारा पारित होकर के, जिसका उद्देश्य यह है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जो वन संरक्षण के लिए अधिनियम बना था उस अधिनियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना। यह भारत के वनों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्रीय कानून है। जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है ये कानून है और ये कानून रहेगा, इस कानून में कोई चेंज नहीं होगा। ये जो संशोधन विधेयक 2023 में आया है इसमें इसके द्वारा कुछ संशोधित चीजों को इस अधिनियम में ऐड कर दिया जाएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। ठीक है, अब इसके तहत क्या क्या बातें की गई हैं, तो क्या प्रमुख प्रावधान है 2023 में जो ये वन संशोधन संरक्षण विधेयक आया है। तो इसके तहत क्या है कि अधिनियम के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। बढ़ाने के इन द सेंस है कि इस विधेयक के द्वारा 2023 वाले के एक प्रस्तावना शामिल किया गया और इस शामिल करके इस अधिनियम के दायरे को, यानी ये जो अधिनियम है आपका वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980, इसका थोड़ा सा दायरा बढ़ाया गया, यानी एक और प्रस्तावना से चीजें करके इस अधिनियम में ऐड कर दी गई है। तो क्या क्या चीजें थोड़ा सा और बढ़ी हैं इस बार के लिए जो हम देखते हैं, तो किन किन मुद्दों पे बात है, क्या क्या चीजें थोड़ा चेंज हुआ है वो तो देखते हैं। तो विभिन्न भूमि पे प्रायोज्यता की बात, जिससे क्या है कि यह जो अधिनियम है जिसे शुरू में सिर्फ अधिसूचित वन भूमि पे लागू किया जाता था, अधिनियम जो 1980 वाला है उसे उन्हीं वन भूमि पे लागू किया जाता था जो अधिसूचित थी सरकार की तरफ से। अब इस प्रस्तावना को ऐड करने के बाद जो 2023 में संशोधन विधेयक आया है, इसके बाद क्या है कि राजस्व वन भूमि, सरकारी रिकॉर्ड में जो वन भूमि है, इन सबको अब इसके तहत शामिल कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इन संशोधनों का उद्देश्य क्या है कि दर्ज वन भूमि, निजी वन भूमि, मतलब जो पहले से इस अधिनियम में भूमि दर्ज थी वो, उसके बाद निजी वन भूमि, वृक्षारोपण आदि पर अधिनियम के अनुप्रयोग को और सुनिश्चित किया जा सके, इसी उद्देश्य से इस संशोधन विधेयक को लाया गया है। बात करें इसमें छूट क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो छूट में बात करें तो जो विधेयक है, इस विधेयक के द्वारा वन के बाहर वनीकरण तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ छूट का भी प्रस्ताव है। ऐसा नहीं कि जंगल में ही आप वृक्षारोपण करेंगे, वनीकरण करेंगे, जंगल से बाहर भी वृक्षारोपण किया जाए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाया जाए, इसके तहत कुछ छूट प्राप्त है। क्या है ये देखें। सड़कों और रेलवे के किनारे स्थित बस्तियों एवं प्रतिष्ठानों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु 0.10 हेक्टेयर वन भूमि का प्रस्ताव भी इसके तहत किया गया है। सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए 10 हेक्टेयर तक भूमि का प्रस्ताव किया गया है। सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जितने भी जिले हैं उनमें 5 हेक्टेयर तक वन भूमि का प्रस्ताव दिया गया है इस नए वाले संशोधन विधेयक के तहत। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। और इन छूटों में और क्या क्या चीजें हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है, या नियंत्रण रेखा मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी और एलओसी दोनों की बातें हो रही है। इन सब एरियाज में 100 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक परियोजनाएं भी यहां पे शामिल हैं, वनीकरण या वृक्षारोपण से संबंधित। तो ये सभी छूटें इस अधिनियम के तहत दी गई हैं। इसमें आगे बात करें तो विकास से संबंधित भी कुछ प्रावधान किए गए हैं,
जैसे कि विधेयक जो है वो निजी संस्थाओं को, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनको पट्टे पर वन भूमि का आवंटन करेगी और ऐसा करके मूल अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों को सरकारी कंपनियों तक भी विस्तारित किया जाएगा कि प्राइवेट कंपनियों को भी जंगल की भूमि पट्टे पर दी जाए वनीकरण वगैरह के प्रोत्साहन के लिए। इससे और भी जो वनों में विकास परियोजनाएं हैं उससे सुविधा भी मिलेगी, अधिनियम के कार्यान्वयन में एक रूपता आएगी। तो ये इस तरीके से कि प्राइवेट संस्थाओं को भी जोड़ करके और भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वनों में चलाए जाते हैं उन पे सहयोग को बढ़ावा भी मिलेगा। नवीन वानिकी गतिविधियां की गई हैं। इसके तहत क्या है कि इन संशोधन में वनों के संरक्षण के लिए वानिकी जो गतिविधियां हैं, मतलब जो भी एक्टिविटी की जाती है जंगलों के संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, उनकी श्रृंखला में अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों के लिए बुनियादी ढांचे, इको टूरिज्म, चिड़ियाघर और सफाई जैसी नई गतिविधियों को जोड़ा गया है। जो वन कर्मचारी इसके लिए काम करते हैं उनके लिए ये और एक्स्ट्रा सुविधाएं। वन क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं जांच को गैर वानिकी गतिविधियां नहीं माना जाएगा अगर वो सर्वेक्षण और जांच करने जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो ऐड की गई है। जलवायु परिवर्तन समन एवं संरक्षण पे भी बातें की गई हैं। यह उद्देश्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे वन संरक्षण प्रयासों से पहचाने गए भाग के रूप में जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के प्रयासों में योगदान देना और वर्ष 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन जैसी जो भारत का टारगेट है, ऐसी प्रतिबद्धताओं में योगदान देने के लिए ये सभी परिवर्तन किए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परिवर्तन है आपको वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 का, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके तहत और भी चीजें, जो स्थानीय समुदाय हैं जो वनों के आसपास रहते हैं उनको सशक्त बनाने की, मजबूत बनाने की भी बात की गई है। ये जो विधेयक है चिड़ियाघरों, सफारी और इको टूरिज्म की स्थापना जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है कि जिनका स्वामित्व तो सरकार के पास होगा। साथ ही यह संरक्षित क्षेत्रों के बाहर अनुमोदित योजनाओं में स्थापित किया जाएगा और इन गतिविधियों से न केवल वन संरक्षण या वन जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलेगी, ऐसी परियोजनाएं जब चलेंगी तो जो वनों के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय हैं उनके आजीविका के अवसर भी मिलेंगे। तो ये सभी है जो कि उन स्थानीय निवासियों के समुदायों के समग्र विकास पे काम, ये सब इंपॉर्टेंट थे इस विधेयक में, तो ये आपको जानना जरूरी था। अगला जो हमारा है वो है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या खास बातें आई हैं, क्या चेंज किए गए हैं। इसके तहत बहुत सारी बातें हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। एक्चुअली क्या है कि लोकसभा में दूर संचार विधेयक 2023 पेश किया गया और यह जो है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 को निरस्त करने का प्रयास, मतलब इन तीनों को निरस्त करके दूरसंचार विधेयक 2023। ठीक है, इसके तहत क्या है कि ट्राई अधिनियम 1997 यानी दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ट्राई के बारे में आप सभी को पता होगा। इस विधेयक के तहत ट्राई के नियमों में भी संशोधन किया गया है। तो ये ध्यान में, इन तीनों को तो इसमें शामिल कर दिया गया, उनको हटा करके और ट्राई के नियमों में भी इसके तहत संशोधन किया गया है। इसमें अगर हम आगे देखें तो दूरसंचार विधेयक 2023 के क्या प्रमुख प्रावधान हैं, तो प्रमुख प्रावधानों की अगर हम बात करें तो इससे संबंधित गतिविधियों के लिए, मतलब दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिए प्राधिकरण की बात की गई है कि दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने, दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, संचालित करने, बनाए रखने या विस्तार करने या रेडियो उपकरण रखने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण की अब आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये सब चेंजेज है, ध्यान में रखना। मौजूदा लाइसेंस उनके अनुदान की अवधि के लिए 5 वर्ष हेतु वैध बने रहेंगे, जो अवधि निर्दिष्ट नहीं है। जो अभी लाइसेंस है वो 5 वर्ष तक के लिए है, उसके आगे फिर आपको उसे रिन्यूअल वगैरह कराना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम के आवंटन को अगर लेकर के बात करें तो यहां पे है कि निर्दिष्ट उपयोगों को छोड़कर स्पेक्ट्रम को नीलामी के द्वारा आवंटित किया जाएगा। अब उसकी नीलामी होगी, जहां इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, परिवहन, डीटीएच तथा सैटेलाइट टेलीफोनी जैसी उपग्रह सेवाएं एवं बीएसएनएल, एमटीएनएल और सार्वजनिक प्रसारण जैसे उद्देश्य शामिल हैं। इन सब की अब क्या होगी, नीलामी होगी। ठीक है, केंद्र सरकार किसी भी आवृत्ति रेंज का पुनः प्रयोजन या पुनर्निर्धारण कर सकती है और केंद्र सरकार स्पेक्ट्रम को साझा करने,
व्यापार करने, पट्टे पर देने और सरेंडर करने की अनुमति दे सकती है नीलामी के बाद भी। तो ये सभी चेंजेस यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए अगर हम, तो सैटेलाइट इंटरनेट आवंटन की बात है इसके तहत। ये जो विधेयक है वन वेब यानी भारती द्वारा जो समर्थित है, और सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाताओं और स्पेस एक्स के स्टारलिंक जैसी अमेरिकी आधारित कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के का प्रावधान भी पेश करता है। इसके तहत क्या है कि वर्तमान में वन वेब और जियो को सक्रिय प्राधिकरण प्रदान किए गए हैं, जिससे सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो ये सब चीजें हैं, सैटेलाइट इंटरनेट आवंटन कैसे होगा, अवरोधन और खोज की शक्तियां कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों के एक वर्ग को कुछ आधारों पर रोका, मॉनिटर किया जा सकता है या उसे अवरुद्ध भी किया जा सकता है, मतलब सुरक्षा के लिहाज से, ठीक है, जिसमें सब होगा, सबका नहीं। ऐसी कार्रवाइयां सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक आपातकाल के दौरान होंगी, ठीक है, के हित में आवश्यक या समीचीन होनी चाहिए और निर्दिष्ट आधारों के हित में होनी चाहिए, कि कोई पुख्ता आधार होगा तभी, ऐसा नहीं कि ऐसा हो तो सब सोचेंगे सबके मैसेज, ऐसा नहीं है, ठीक है, जिससे राज्य की सुरक्षा, अपराधों को भड़काने या रोकथाम या सार्वजनिक व्यवस्था वगैरह के मुद्दों पर यह शामिल होगी। इस पर बात करें तो इसी आधार पर दूर संचार सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है। सरकार किसी भी सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में दूर संचार बुनियादी ढांचे, नेटवर्क या सेवाओं पर अस्थायी कब्जा कर सकती है, अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो। सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अनधिकृत दूर संचार नेटवर्क या उपकरण रखने के लिए परिसरों या वाहनों की तलाशी भी ले सकता है, ठीक है। तो ये सभी इसके तहत महत्वपूर्ण चेंजेज हैं। मानक निर्दिष्ट करने की शक्तियां भी हैं। तो केंद्र सरकार जो है दूर संचार उपकरण, बुनियादी ढांचे, नेटवर्क और सेवाओं के लिए मानक तथा मूल्यांकन निर्धारित करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। ये भी ध्यान में रखिएगा, जो भी मानक, गाइडलाइन या जो भी चीजें हैं वो सब केंद्र सरकार। मार्ग का अधिकार की सुविधा प्रदाता दूर संचार बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर रास्ते या मार्ग के अधिकार की मांग कर सकते हैं। जहां तक संभव हो रास्ते का अधिकार गैर भेदभावपूर्ण और गैर विशिष्ट आधार पर प्रदान किया जाएगा। तो ये सब बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए इंपॉर्टेंट। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का इस पर ध्यान रखा जाएगा। तो केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा हेतु उपाय प्रदान कर सकती है, जिसमें शामिल है विज्ञापन संदेश, निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टरों का निर्माण, उपयोगकर्ताओं को मेलवेयर, निर्दिष्ट या संदेशों की रिपोर्ट करने की अनुमति, जो कस्टमर है, जो ग्राहक है उनके लिए। स्पैम कॉल और संदेशों से निपटने हेतु दूरसंचार ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ये सब सारी सुविधाएं केंद्र सरकार ग्राहकों को दे सकती है। दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को शिकायतों के पंजीकरण और निवारण के लिए एक ऑनलाइन भी स्थापित करना होगा। तो ये सब नए वाले विधेयक में 2023 दूरसंचार विधेयक। ट्राई में नियुक्तियों को लेकर के भी चेंजेस किए गए हैं कि विधेयक ट्राई अधिनियम में संशोधन करता है, जिससे व्यक्तियों को चाहे अध्यक्ष या चेयरपर्सन के रूप में काम करने के लिए कम से कम 30 वर्षों का पेशेवर, इसी पेशे का अनुभव, और सदस्यों के रूप में काम करने के लिए कम से कम 25 वर्षों का पेशेवर अनुभव की अनुमति मिलती है। तो ये चेंजेस भी इसमें हुए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। डिजिटल भारत निधि की स्थापना की गई है इसके तहत, कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना वर्ष 1885 के अधिनियम के तहत वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। विधेयक इस प्रावधान को बरकरार रखता है और फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। ये फंड जो 1985 से है वो सारा प्रोसेस वही है, बस इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, डिजिटल भारत निधि, और अनुसंधान और विकास के लिए इसके उपयोग को भी अनुमति देता है। फंड इसके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यहां से जाएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ओटीटी एप्स के विनियमन पर भी बात की गई है इसके तहत, जैसे कि आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये तो हर कोई यूज करता है आज के दौर में। तो ये जो संचार सेवा प्रदाता है, इनको बड़ी राहत दी गई है। दूर संचार सेवाओं की परिभाषा से ओवर द टॉप सेवाओं और ऐप को हटा दिया गया, मतलब इन दोनों को ओटीटी प्लेटफॉर्म में शामिल नहीं किया गया है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इनको उससे उस सूची से हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय संभावित डिजिटल इंडिया अधिनियम के तहत ओटीटी एप्स के विनियमन को संभालेगा, जो दूरसंचार विधेयक में शामिल नहीं है।
तो ये सबको संभालने के लिए, ओटीटी एप्स को संभालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है, ठीक है ना। ये सब दूरसंचार विधेयक में, यानी व्हाट्सएप, टेलीग्राम में सब भी अब शामिल नहीं, ये सब किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत है। तो ये इंपॉर्टेंट। अपराध और दंड की भी बात है, इसके तहत प्रावधान किए गए हैं कि जो विधेयक है विभिन्न तरीके के आपराधिक और नागरिक अपराधों को भी इसके तहत निर्दिष्ट करता है कि जो प्राधिकरण के बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, दूरसंचार नेटवर्क या डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्रदान करना, 3 वर्ष तक का कारावास, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय है। ये सब इसके तहत सजा का प्रावधान है, ठीक है ना। प्राधिकरण के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए तक का नागरिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अनधिकृत उपकरण रखने, अनधिकृत नेटवर्क या सेवा का उपयोग करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये सभी अपराध और दंड के भी प्रोसीजर है। इसमें हम आगे देखें तो न्याय निर्णय प्रक्रिया भी है, अपराध है तो भैया न्याय वगैरह भी होगा। तो केंद्र सरकार इस विधेयक के तहत नागरिक अपराधों के खिलाफ जांच करने और आदेश पारित करने के लिए एक न्याय निर्णय अधिकारी भी नियुक्त करेगी, ठीक है। और अधिकारी संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद का होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। निर्णायक अधिकारी जो होगा उसके आदेशों के खिलाफ 30 दिनों के भीतर नामित अपील भी की जा सकती है, इसके लिए समिति है। नियमों और शर्तों के उल्लंघन के संबंध में समिति के आदेशों के खिलाफ दूरसंचार विवाद में निपटान या अपीली न्यायाधिकरण में 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है। तो ये भी सुविधाएं हैं, ये सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। विश्वसनीय स्रोत की व्यवस्था है कि प्रतिकूल देशों से दूरसंचार उपकरणों के आयात को रोकने के लिए 2020 में भारत चीन सीमा संघर्ष के बाद प्रारंभ में स्थापित एक अब कानून में एकीकृत कर दिया गया है कि जब भारत चीन संघर्ष हुआ था तो उधर से आने वाले जो ज्यादातर आप देखते हैं कि मोबाइल वगैरह सब जो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाइना से आते हैं, तो वो सब रोके गए थे। अब उसके लिए कानून भी, अब इसको कानून में भी शामिल कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो देखो हमारा एक और ये इंपॉर्टेंट जो विधेयक है जो आया है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, इनके अपॉइंटमेंट को लेकर के, इनके कंडीशन, सर्विस एंड ऑफिस बिल 2023। आपको पता है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के संबंधित नया विधेयक आया है। इस बार के प्रीलिम्स के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो क्या क्या चेंजेज हुए अगर हम इसमें देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्त, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, इनकी नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 को मंजूरी मिली है, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है, ठीक है। पहले से अब इनकी नियुक्ति को बदला गया है। ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीजों में परिवर्तन हुए हैं, यह इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के प्रीलिम्स के लिए। बात करें इस विधेयक के प्रावधान के बारे में, तो यह विधेयक चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 है, उसी का स्थान अब ये वाला विधेयक लेगा, जो कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन से संबंधित है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के किससे, नियुक्ति, वेतन और निष्कासन से संबंधित यह अधिनियम 1991 है। अब इसी का स्थान ये वाला विधेयक लेगा। नियुक्ति की प्रक्रिया अब क्या होगी, तो इसके लिए अब क्या होगा कि एक चयन समिति बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी जो इनका चयन करेगी। तो जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनकी नियुक्ति जो है वो चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। और कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। चयन समिति की सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। इसके सदस्य के रूप में और कौन कौन होंगे, तो इसके सदस्य के रूप में लोकसभा के विपक्ष का नेता, जो ये चयन समिति है इसके, यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता भी इसमें शामिल होगा। इस समिति में अगर कोई पद रिक्त है, रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिश से मान लो जैसे जो चयन समिति बनाई गई है उस चयन समिति में कोई व्यक्ति नहीं है, उसके बाद भी अगर सिफारिश की गई है तो सिफारिश मान्य होगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये सब महत्वपूर्ण चेंजेज है इस बार के लिए। विधेयक में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स के पदों पर विचार करने के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने के लिए एक सर्च कमेटी भी बनाई जाएगी, ठीक है। ये एक सर्च कमेटी बनेगी जो कि
सीईसी और ईसी के पदों पर विचार करेगी। एक पैनल होगा, जो पैनल तैयार करने के लिए एक सर्च कमेटी, वही इसकी स्थापना का प्रावधान करेगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो चयन समिति की बात हो रही है उसके लिए एक सर्च कमेटी बनेगी, जो कि 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने के लिए वो सर्च कमेटी वो चयन समिति बनाएगी। वो चयन समिति रिकमेंड करेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा चयन होगा। ये है इंपॉर्टेंट। ये जो खोज समिति बनेगी सर्च कमेटी, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे और इसमें सचिव के पद वाले, निम्न पद वाले 2 सदस्य भी शामिल होंगे, जिसके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होगा। बात समझ में आई। एक सर्च कमेटी बनेगी जिसमें अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होगा और इस पे 2 सदस्य भी शामिल होंगे जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान होगा। यह सर्च कमेटी 5 सदस्यों वाली एक चयन कमेटी बनाएगी। वो चयन कमेटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए नामों का चयन करेगी और राष्ट्रपति के पास भेजेगी। यह है प्रोसेस नया वाला। इनके वेतन और शर्तों में भी परिवर्तन हुआ है। तो वेतन और शर्तों की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का वेतन और सेवा शर्तें अब कैबिनेट सचिव के समान होंगी। अब इनको जो वेतन मिलेगा, जो कैबिनेट सचिव को वेतन मिलता है वो मिलेगा। पहले जो इनको वेतन मिलता था 1991 के अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर इनको वेतन मिलता था। अब इनको जो वेतन मिलेगा वो कैबिनेट सचिव के वेतन के बराबर इनको वेतन मिलेगा। ये चेंजेज है। इनके हटाने की और निष्कासन की जो प्रक्रिया, इसके बारे में अगर हम बात करें तो संविधान में अनुच्छेद है 324, उसके क्लॉज 5 को बरकरार रखता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह निष्कासन की अनुमति देता है और इलेक्शन कमिश्नर्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अनुशंसा पे हटाया जा सकता है। यानी जो निष्कासन की प्रक्रिया पहले थी वही सेम है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हटाया जाएगा, और चुनाव आयुक्त को हटाना है तो उसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा से हटाया जा सकता है। तो ये हटाने की प्रक्रिया है, जो पहले थी वही है। इनके लिए कुछ इसमें संरक्षण की बात की गई है। इस बिल में सीईसी और ईसी के कार्यकाल के दौरान की गई कार्रवाई से संबंधित कानूनी कार्रवाई से इनको बचाता है, बशर्ते इस तरह की कार्रवाई आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई हो। अगर इन्होंने अपने काम के सेंस में कोई ऐसा काम किया है और कोई इनके ऊपर कार्रवाई है तो उस समय तक इनके ऊपर ये बचे रहेंगे। संशोधन का उद्देश्य इन अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यों से संबंधित सिविल या आपराधिक कार्रवाई से बचाव करने के लिए किया गया है। तो ये सब चेंजेज हैं। थोड़ा सा आपको वर्तमान में जो भी प्रोसेस है जिसके द्वारा हो रहे हैं, यानी जो 1991 का अधिनियम है उसके तहत कैसे होता है वो आप देख लो कि वो वर्तमान में क्या प्रोसेस है, तो आपको तुलना करने में आसानी हो जाएगी पहले वाले और नए वाले में। तो संवैधानिक प्रावधान है कि संविधान का भाग 15 चुनाव से इसके लिए चुनाव से संबंधित, और 5 अनुच्छेद है 324 से 329 तक, जो कि चुनाव से संबंधित सारे प्रावधानों की बात करता है। उसमें इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स सबकी बात है। संविधान जो है मुख्य चुनाव आयुक्त तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक विशिष्ट विधायी प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, ठीक है, जो पहले का था। संविधान का अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की यदि ऐसी संख्या जो हो से मिलकर बने चुनाव आयोग में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्णित करता है, जिसे राष्ट्रपति समय समय पर तय करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इनके लिए चयन कमेटी बनेगी। अब वो चयन कमेटी राष्ट्रपति को इनका नाम रिकमेंड करेगी। राष्ट्रपति जो है अभी तक क्या करते थे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले संघ परिषद की सलाह पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति करते थे, और विधि मंत्री के भी विचार के लिए प्रधानमंत्री को उपयुक्त उम्मीदवारों के एक निकाय का सुझाव दे देते हैं, और राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर ही उसे भी नियुक्त करते थे, उसमें एक विधि अधिकारी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, यही चेंज हुआ है। निष्कासन से संबंधित अभी भी वही प्रावधान है कि ये कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से, अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी उन्हें हटाया भी जा सकता है। पीसी को केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा, और इलेक्शन कमिश्नर्स को सीईसी की अनुशंसा के द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चेंज हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और है हमारा इंपॉर्टेंट है द सिनेमेटोग्राफ बिल 2023। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस पे, पायरेसी को लेकर के, फिल्म पायरेसी को लेकर के, उम्र को लेकर के, खास तौर से इस पे हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो लोकसभा और राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है, और यह विधेयक सेंसरशिप से लेकर के कॉपीराइट तक को कवर करने के लिए कानूनी दायरे का विस्तार करेगा।
और सख्त एंटी पायरेसी प्रावधान भी पेश करता है। ठीक है, ये जो है सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करेगा ये भी विधेयक। ठीक है, ये जो अधिनियम है इस पे संशोधन करने के उद्देश्य से ये बनाया गया है। क्या क्या प्रस्तावित प्रावधान है इस विधेयक में, अगर इसको हम देखते हैं तो पायरेसी विरोधी प्रावधान है कि कोई पायरेसी न कर पाए इसका। इस विधेयक का उद्देश्य अनधिकृत ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग और कॉपीराइट सामग्री के वितरण में शामिल व्यक्तियों पर सख्त दंड लगाकर फिल्म की पायरेसी को रोकना है। इन प्रावधानों में क्या क्या शामिल है? सजा 3 महीने से 3 वर्ष तक की कैद हो जाएगी ऐसे व्यक्तियों के लिए। जो जुर्माना जो लगाया जाएगा 3 लाख रुपए से ऑडिटेड सकल उत्पाद का 5% तक, जो पायरेटेड सीडी वगैरह या पायरेटेड फिल्में तैयार करते हैं उससे जो उत्पादन कमाए हैं उससे 5% तक। तो ये सारी चीजें नए विधेयक के लिए। कॉपीराइट कवरेज का विस्तार किया गया है इसमें सिनेमाओं के लिए। इसका उद्देश्य है कि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 को, जो कि मुख्य रूप से सेंसरशिप पर केंद्रित था, इसके कवरेज का विस्तार करते हुए कॉपीराइट सुरक्षा को इसके दायरे में लाना है। अभी तक इस अधिनियम में कॉपीराइट सुरक्षा नहीं था, अब कॉपीराइट भी इसके तहत लाया जाएगा। यह कदम फिल्म वितरण के उभरते परिदृश्य के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य फिल्म निर्माताओं और सामग्री निर्माताओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना भी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना क्या क्या बातें हैं। सीबीएफसी पर सरकार की कुछ सीमित शक्तियां भी है। उसकी बात है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी, इसकी स्वायत्तता पर भी यह जोर देता है। ये जो नया वाला भी विधेयक है। एक मामला था केएम शंकरप्पा बनाम भारत सरकार सन 2000 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सरकार सीबीएफसी द्वारा लिए गए निर्णयों में संशोधन नहीं कर सकती थी, अब इसको अपने दायरे में लाया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आयु आधारित रेटिंग, अंडर एज रेटिंग पर भी बात की गई है इस पे। ये संशोधन विधेयक उन फिल्मों के लिए नई आयु आधारित रेटिंग प्रस्तुत करता है जिनके लिए अभिभावकों या माता पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो अंडर एज रेटिंग की भी बात की गई है। तो अंडर एज रेटिंग की बात करें तो वर्तमान अंडर एज रेटिंग जो व्यापक आयु सीमा को कवर करती है को 3 विभिन्न श्रेणियों में इसमें विभाजित किया जाएगा, जो नया विधेयक है। कौन सा? अंडर एज 7+ की बात है कि जो 7 साल की उम्र से ऊपर है, उस पे माता पिता या अभिभावक के मार्गदर्शन में 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो उपयुक्त फिल्में हैं इनके गार्जियनशिप में देखेंगे। अंडर एज 13+ है कि माता पिता या अभिभावक के मार्गदर्शन में 13 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए जो उपयुक्त फिल्में हैं वो दिखाई जाएंगी। अंडर एज 16+ में माता पिता या अभिभावक के मार्गदर्शन में 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त फिल्में। तो ये कैटेगरी वाइज इस बार इस नए विधेयक में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वर्गीकरण प्रणाली आई है नई वाली, ये सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और श्याम बेनेगल समिति की सिफारिश आई थी 2017 में। इसके आधार पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए लागू श्रेणीबद्ध आयु वर्गीकरण के साथ संरेखित हो जाएगी। आप फिल्में तो देखते हैं ना, तो अंडर एज 18+ लिखा होता है, तो 18+ का कोई भी देख सकता है। तो इसी तरीके से और भी उम्र के बच्चों के लिए कैटेगरी वाइज कर दिया गया है इन सब समितियों की सिफारिश के आधार पर। ये मतलब अंडर एज रेटिंग की समिति की सिफारिश ये पहले दी गई थी, इसी में अब नए वाले को भी ऐड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। टीवी और अन्य मीडिया के पुनर्प्रमाणन की भी इसमें बात की गई है कि 2004 के बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के पश्चात वयस्क एडल्ट रेटिंग वाली फिल्मों को टेलीविजन पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये सभी चीजें हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रसारक स्वेच्छा से फिल्मों में कटौती करते हैं और अंडर एज रेटिंग के लिए सीबीएफसी से पुनः प्रमाणीकरण की मांग करते हैं। इस विधेयक इस प्रथा को औपचारिक बनाता है जिसके तहत फिल्मों को टेलीविजन और अन्य मीडिया के माध्यम से प्रसारण के लिए पुनः प्रमाणित किया जा सकेगा। तो इस विधेयक में ये सारी बातें भी हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रमाण पत्र है इनकी स्थायी वैधता हो कब तक होगी? तो इस अधिनियम में संशोधन के माध्यम से सीबीएफसी प्रमाण पत्रों की 10 वर्ष की वैधता संबंधी प्रतिबंध को हटाकर उन्हें अस्थायी वैधता प्रदान की जाएगी। अभी तक था जो प्रमाण पत्र सीबीएफसी द्वारा दिया जाता था 10 वर्ष के लिए होता था, फिर उसको रिन्यूअल कराया जाता था, लेकिन अब इसको हटा करके अस्थायी तौर पे दिया जा सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एक और जो हमारा इस बार का है ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, MMDR अमेंडमेंट बिल 2023, ठीक है ना। माइंड एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है। ये आया है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा जानना इस बार के लिए बनता है। खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1997 में
परिवर्तित करके संशोधन करने के लिए नया विधेयक आया है, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023। इस विधेयक के द्वारा इस अधिनियम में कुछ चीजें जोड़ी जाएंगी, कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। क्या, ये देखते हैं। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ ले लेते हैं। जो 2023 में संशोधन हुआ, इसके पहले भी बहुत बार इस खनिज अधिनियम में संशोधन हो चुका है। कि खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम जो 1957 में 1957 में आया था, इसमें 2015 में भी एक बार संशोधन किया गया था, ट्रांसपेरेंसी वगैरह को बढ़ाने के लिए, नीलामी वगैरह इन सब चीजों को आवंटन शुरू करने के लिए। ठीक है, उतना आपको ये रटने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपके समझ के लिए है, फिर इस अधिनियम में 2016 में, फिर कुछ मुद्दों को लेकर के 2020 में, और जो भी लेटेस्ट था वो 2021 में इसमें संशोधन हुआ था। अब जो है ये 2023 का संशोधन है, इसके तहत कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं जो आपको जानना चाहिए। अब देखो, अब इस विधेयक के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो पुराना वाला अधिनियम 1957, इसके तहत क्या बातें हैं, और फिर देखेंगे कि नए विधेयक के तहत क्या बातें ऐड की गई हैं। तो जो एमएमडीआर अधिनियम 1957 का है, इसके तहत है कि परमाणु खनिजों के खनन के लिए निजी क्षेत्र पे जो बात की गई है, इसके तहत है कि ये जो अधिनियम है केवल राज्य की एजेंसियों को लिथियम, बेरिलियम, नाइओबियम, टाइटेनियम, टैटलम और जिरकोनियम जैसे परमाणु खनिजों की खोज की अनुमति देता है। पुराना वाला अधिनियम जो है, इसके तहत केवल राज्य की एजेंसियां इन मिनरल्स के लिए खोज वगैरह कर सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अधिकतम क्षेत्र जिसमें गतिविधियों की अनुमति है, इसके तहत क्या, इस अधिनियम के तहत 1957 वाले अधिनियम के तहत कि एक संभावित लाइसेंस 25 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में गतिविधियों के लिए अनुमति देता है, जबकि एक एकल सर्वेक्षण परमिट है 5000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में गतिविधियों की अनुमति। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर आप बात करें जो संशोधन विधेयक आया है 2023, इसके तहत क्या बातें की गई हैं, इसके तहत परमाणु खनिजों के खनन के लिए निजी क्षेत्र के लिए क्या बातें की गई थी जो 1957 वाले में, उसमें इसमें नया क्या चेंज आया है। तो इस विधेयक को निजी क्षेत्र को 12 परमाणु खनिजों में से 6, जैसे लिथियम, बेरिलियम, नाइओबियम, टाइटेनियम, टैटलम, जिरकोनियम के खनन की अनुमति देते हैं, 12 में से 6 को। ये जो नया विधेयक आया है, ठीक है ना, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो राज्य की एजेंसियां, उनकी बात हो रही है। जब यह अधिनियम बन जाएगा, ये विधेयक के प्रावधान जब उसमें जुड़ जाएंगे, तो केंद्र सरकार के पास सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल आदि जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन के पट्टे देना, मिश्रित लाइसेंस मतलब राज्य के सरकारी और प्राइवेट फर्म को मिला करके, या उसकी नीलामी करने की अब शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। ये ध्यान में रखिएगा। अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी की शक्ति भी है कि इस नए विधेयक के तहत कि खोज वगैरह के लिए जो लाइसेंस जारी किए जाते हैं वो राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी आदेश के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अन्वेषण के लिए जो लाइसेंस है, कंपटीशन होगी उसके तहत। केंद्र सरकार इस प्रावधान के माध्यम से अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी के तरीके, नियम और शर्तें कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार करेगी, और राज्य सरकार इसको प्रदान करेगा। ये सब चेंजेस हुए हैं। अधिकतम क्षेत्र जिसमें गतिविधियों की अनुमति दी गई है इस नए विधेयक के द्वारा, इसमें है कि यह अधिनियम 1000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में एकल अन्वेषण लाइसेंस के तहत गतिविधियों को अनुमति देगा। हालांकि प्रथम 3 वर्ष के पश्चात लाइसेंसधारी को मूल रूप से आवंटित क्षेत्र का 25% अपने पास बनाए रखने की अनुमति भी होगी। तो नए विधेयक से ये सब चेंजेस हैं। वहीं पर अगर बात करें कि अन्वेषण लाइसेंस हेतु इन सेक्टरों में क्या प्रोत्साहन दिया गया है, तो अन्वेषण के पश्चात जो संसाधन पाए जाते हैं, तो राज्य सरकार को अन्वेषण के लिए यानी खोज के लिए लाइसेंसधारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 6 माह के भीतर उसके खनन पट्टे की नीलामी आयोजित करनी होगी। किसको? राज्य सरकार को। और लाइसेंस धारक को सरकार द्वारा संभावित खनिज की नीलामी मूल्य में से एक हिस्सा दिया जाएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पार्ट 2 भी आज कंप्लीट हो गया। तो जो 2024 प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट विधेयक हैं, ये 2 पार्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। इसे आप जरूर देख ले लीजिएगा। तो आगे अगर हम जो अगला इसका सेशन आएगा, उस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अब अधिनियम पे बात करेंगे। ठीक है, जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।